इक्विलिब्रियम क्या होता है? अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में होगी तब बॉडी को हम क्या कहेंगे? वो इक्विलिब्रियम में है। पहली बात तो ये होगी। और मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही होगी तो उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन अ बॉडी डज नॉट possesses एनी एक्सीलरेशन नीदर लीनियर नॉर एंगुलर इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कोई भी बॉडी जब कोई एक्सीलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होगी तो वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगी, इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में आप मुझे ये बताएं, अगर एक बॉडी है, एक कार है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, चल रही है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो क्या उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? हाँ जी। एक बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो क्या उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? और सीधी डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, नहीं। नहीं होगा। नहीं। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इक्विलिब्रियम में आगे बात समझ में। इक्विलिब्रियम में कब हम बॉडी को कहेंगे? जब बॉडी या तो रेस्ट में हो, पड़ी हुई हो, कोई हरकत ना कर रही हो, या फिर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी में हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो, तो वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। अब इक्विलिब्रियम आपका दो टाइप्स का होता है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के जब बॉडी रेस्ट में होगी तो हम कहेंगे ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इस इक्विलिब्रियम का नाम है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रेस्ट की वजह से इसके अंदर इक्विलिब्रियम है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है ऑब्जेक्ट इन मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। ठीक हो गई बात? अब इक्विलिब्रियम बॉडी एट रेस्ट दो तरह के होते हैं। बॉडी जब रेस्ट में होगी तो उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगी तो क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी तो हम उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो हम ये बात भी कह सकते हैं कि अ बॉडी है विच possesses जीरो एक्सेलरेशन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस हैं। इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन है? कंसीडर करें ये एक बॉक्स है, ठीक है। अगर इस बॉक्स पे इस तरफ से मैं एक फोर्स लगाता हूं F1, तो बॉक्स ये डाउनवर्ड जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा जी, जी। इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स जितनी ऊपर लगाई थी उतने ही मैग्नीट्यूड की अगर मैं फोर्स इसको डाउनवर्ड लगा दूं, तो अब बताएं बॉक्स किस डायरेक्शन में जाएगा? F2 लगाई मैंने इस डायरेक्शन में जी, फिक्स्ड होगा। सर कहीं मूव भी नहीं नहीं होगा। जाएगा, रेस्ट में ही रहेगा। नहीं सर। जी। ठीक है। अब अगर मैं इसको इस डायरेक्शन से एक फोर्स लगा दूं, F3 का नाम दे देता हूं, तो ये क्या इस डायरेक्शन में जाएगा? यस जी सर। सर। ठीक है। अगर मैं इस डायरेक्शन में दोबारा एक फोर्स लगा दूं, F4 का नाम दे दूं, रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में आ जाएगा। अब कंसीडर करते हैं ये F1 मैंने 5 न्यूटन लगाई, तो ये F जो मैंने F2 लगाई ये -5 लगाई है या नहीं लगाई? -5 न्यूटन हो गई या नहीं होगी? अपोजिट है इस फोर्स के, यस सर होगी। नेगेटिव साइन सर। अपोजिट होता है। अगर ये वाली फोर्स भी मैंने 5 न्यूटन लगाई थी, तो ये वाली फोर्स अल्टीमेटली -5 न्यूटन हो गई। जी सर। जी सर। अब इन सब फोर्सेस को मैं अगर प्लस कर दूं, तो मैं प्लस करने जा रहा हूं। अब देखिएगा, पहले फोर्स वन F1 है 5, प्लस F2 है -5, F3 है आपके पास प्लस में 5, और F4 है -5, ऐसे ही है। तो प्लस जी माइनस सर। माइनस अगर इनको मैं बिल्कुल खोल के लिखूं तो 5 -5 प्लस 5 -5, तो ये प्लस का 5 माइनस का 5, ये प्लस का 5 माइनस का 5 आपस में कैंसिल आउट हो गए। जी सर। तो आपके पास टोटल फोर्स कितनी आई? जीरो हो जीरो। जाएगा। जीरो आ जाएगी। अच्छा, टोटल फोर्स आपके पास जीरो आ गई। ठीक हो गई बात? हाँ। अब ये बॉक्स जब इसके ऊपर चारों फोर्सेस लग गई तो मैं कह सकता हूँ ये बॉक्स रेस्ट में है।
यस सर। मैं ये कह सकता हूँ ये बॉक्स इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यस जब भी सर। बॉडी जी रेस्ट में होगी इक्विलिब्रियम में होगी। अब आ जाए पहली शर्त क्या है किसी भी बॉडी की इक्विलिब्रियम में आने की। इक्विलिब्रियम में लाने के लिए सबसे पहली शर्त है नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो। ये समीशन की साइन है, ये वाली जो है जी सा बना हुआ है जो, इसे समीशन कहते हैं। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी जीरो। तो ये है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के सारी फोर्सेस जितनी एक्ट कर रही हैं किसी बॉडी पे उनका सम जीरो होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, बॉडी क्या है, रेस्ट में है, यानी बॉडी के ऊपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई होती है। तो पहली शर्त इक्विलिब्रियम की पूरी होती है, तो बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में कहेंगे। दिस मींस नो लीनियर मोशन। तो उस बॉक्स वाली कंडीशन के अंदर कोई मोशन नहीं हो रही थी लीनियर, तो इट मींस बॉडी इक्विलिब्रियम में। फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शन एक्स एंड वाई मस्ट बी कैंसिल आउट, यही हमने किया। एक साइड की फोर्स सर दूसरी साइड की फोर्स से कैंसिल आउट हुई। जी इसकी एग्जांपल है, आप बुक रेस्टिंग ऑन अ टेबल, किताब अगर टेबल के ऊपर पड़ी है तो किताब अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगा रही है, जी सर ठीक है, वेट की वजह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगा रही है। तो क्या उसी सूरत में एक्शन रिएक्शन को, अगर न्यूटन के लॉ को आप ध्यान में रखें, तो अगर ये किताब इसके ऊपर पड़ी है टेबल के ऊपर, तो ये अगर डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है तो टेबल उतनी ही अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। जी तो ये एक्शन रिएक्शन हो गया, दो अपोजिट फोर्सेस आ गई, उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। जब कैंसिल आउट कर दिया तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो हो गया। जब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो हो गया तो हम कहेंगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। दूसरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है नेट टॉर्क ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो। टोटल टॉर्क, जितनी टॉर्क्स प्रोड्यूस हो रही हो वो सारों का सम अगर हम कर दें और वो जीरो आ जाए तो फिर हम कहेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो बेसिकली बॉडी की दो कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम में होने की। एक कंडीशन ये है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी जीरो, दूसरी कंडीशन है सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स शुड बी जीरो। अब ये क्या होता है सम ऑफ ऑल द टॉर्क, ये वही मैकेनिज्म रहेगा जो बॉक्स वाला है। अगर हम थोड़ा सा उसको रोटेट करके कोशिश करें तो वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कैंसिल आउट कर देंगी। दिस प्रिवेंट्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम रोटेटिंग। ये बेसिकली काम क्या करता है, ऑब्जेक्ट को रोटेट होने से रोकता है। क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी बैलेंस। अगेन वही सीसा वाला झूला आपने याद आ गया आपको। अब अगर सीसा वाले झूले में मैं दोनों साइड पे मासेस सेम रख दूं, एक ही पॉइंट के ऊपर दोनों साइड पे मासेस कर दूं, तो क्या ये बिल्कुल स्ट्रेट बैलेंस हो जाएगा। जी जब स्ट्रेट बैलेंस हो गया तो मैं ये कह सकता हूँ क्लॉकवाइज टॉर्क जितनी लग रही थी उसने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को कैंसिल आउट कर दिया। जी तो उस सूरत के अंदर बॉडी स्टेबल हो गई, रेस्ट में आ गई। तो अल्टीमेटली बॉडी रेस्ट में आ गई तो हम कहेंगे ये बॉडी में इक्विलिब्रियम आया है, जिसकी वजह सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है विच इज टॉर्क सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज ऑन दैट बॉडी इज जीरो। ये है सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या बेसिकली कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आ जाती है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब कितने कितने टाइप्स का इक्विलिब्रियम हो सकता है। इक्विलिब्रियम भाई एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड देन रिलीज इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब कहलाई जाएगी जब वो उसको अगर हम थोड़ा सा टिल्ट करें, थोड़ा सा हिलाएं और उसके बाद छोड़ दें तो वो वापस उसी कंडीशन में आ जाए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एक बॉक्स है, अगर इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा इस जगह से उठाता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, तो क्या ये बॉक्स इस कंडीशन में आ जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा। ये सरफेस है, सरफेस में ड्रॉ कर दिया, इस पोजीशन में आ जाएगा। जी सर जैसे ही मैं हाथ उठाऊंगा तो क्या ये वापस अपनी जगह पे आके गिरेगा। जी तो इसके पास एक इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे क्योंकि ये अपना इक्विलिब्रियम बरकरार रखने की टेंडेंसी रखता है। तो ये हो गई फर्स्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोएस्ट पॉइंट। इस कहानी को आप चले छोड़ दें, ये और ज्यादा कंफ्यूज करेगी आपको। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं सेकंड के ऊपर, स्टेट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? अब मैं इधर एक सिनेरियो दे देता हूं आपको। भाई आपने ली एक कोर्नेटो, खाई है सबने? जी। अगर मैं इसको इस जगह के ऊपर प्लेस करके किसी तरह से बैलेंस कर दूं, ठीक है, और इधर से मैं हल्का सा टच दूं, तो क्या ये कौन गिर जाएगी? जी। गिर जाएगी ना। तो इसमें जी सर। इसके पास इस पॉइंट के ऊपर, इस पोजीशन में इसके पास एक इक्विलिब्रियम था, रेस्ट में थी, सीधी खड़ी हुई थी, ठीक है, लेकिन क्योंकि हल्की सी फोर्स लगने के बाद इसने ये अपना इक्विलिब्रियम लॉस्ट कर दिया, खो दिया, तो हम कहेंगे इसका जो इक्विलिब्रियम इसके पास था वो अनस्टेबल था, वो स्टेबल था ही नहीं, वो थोड़े से हल्के से फोर्स लगाने से वो बिगड़ गया। तो जी। unstable equilibrium, a body is said to be an unstable equilibrium when slightly tilted does not return to back to its previous position। तो क्या ये, इसको जब मैंने हल्की सी फोर्स लगाई तो क्या ये वापस अपनी पोजीशन में आई? नहीं आई, ये इसने एक नई पोजीशन इख्तियार कर ली, ये नीचे गिर गई। तो ऐसा किसी भी बॉडी का इक्विलिब्रियम जो हल्का सा टिल्ट करने के बाद दोबारा अपनी पोजीशन रीगेन न कर सके, उसे हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सर तीसरी टाइप पहले है भी तो वो पोजीशन में नहीं थी ना, जी, क्योंकि हम पहले भी तो ये कौन अपनी पोजीशन में नहीं थी ना, हमने उनको पकड़ पकड़ के रखा हुआ पकड़ था। के नहीं, मैंने आपको पकड़ने की बात नहीं की, मैंने आपको कंडीशन ये दी कि किसी तरीके से मैं उसको उधर स्टेबल करके छोड़ देता हूँ, किसी तरीके से मैं उसको उधर स्टेबल करके छोड़ देता हूँ। आ रही है बात अच्छा समझ सही। में? हाँ जी, जी स्टेबल जी। करके छोड़ देता हूँ, उसके बाद फिर अगर मैं उसको हल्का सा डिस्प्लेस करता हूँ, इक्विलिब्रियम देखें, आप समझें, इक्विलिब्रियम ताकतवर उसी का होगा कि जिसको मैं जितना हिलाना चाहूँ वो अपनी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम छोड़े ही ना। अगर छोड़े भी तो जैसे ही मैं हाथ हटाऊं तो वापस वो अपनी जगह पे आ जाए, तो मैं कहूंगा यार इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग इक्विलिब्रियम है कि ये अपनी वापस जगह पे बरकरार हो गया। अनस्टेबल कौन सा होगा? जिसको हल्का सा छेड़ा तो वो उसने अपना स्टेबल ही वो खराब कर लिया, उसने अपना इक्विलिब्रियम ही खराब कर लिया, तो हम कहेंगे कि ये भाई ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तीसरा आपके पास इक्विलिब्रियम आ जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम इन न्यू पोजीशन। अब बेसिकली न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसके अंदर अगर एक बॉडी अपने किसी इक्विलिब्रियम में है और उसको मैं डिस्प्लेस करता हूं तो वो उस इक्विलिब्रियम में तो नहीं रहती, लेकिन एक नई इक्विलिब्रियम की शेप इख्तियार कर लेती है। फॉर इंस्टेंस एक बॉल पड़ी है, ये बॉल इस वक्त इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में है, जी। इसको मैंने हल्का सा इधर से टिल्ट किया, तो क्या ये वापस अपनी जगह पे आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी सर। नहीं आएगी। तो ये इस जगह के ऊपर वापस पहुंच गई, मिसाल के तौर पर इतने आगे आ गई, पहले इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे था, अब ये शिफ्ट होके इस पॉइंट के ऊपर आ गया, वो पॉइंट अब नीचे है सेकंड कंडीशन के अंदर, इधर आके भी ये रेस्ट में हो गई। तो क्या इसने डिस्प्लेस करने के बाद एक नई जो है वो शक्ल इख्तियार कर ली इक्विलिब्रियम की? नहीं। हाँ जी, नहीं सर। कैसे नहीं की भाई? सर सेम उसी सिर्फ जगह उसकी तब्दील हुई तो सर सेंटर ऑफ पोजीशन ग्रेविटी सेम है ना होगी। उसकी। चलें आप इस तरह समझे भाई, ये एक बॉल है, इस बॉल के अंदर मैं तीन बना रहा हूँ निशानियां, एक सर्किल बना रहा हूँ, एक मैं स्क्वायर बना रहा हूँ और एक मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये इसके ऊपर डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। अब बॉल जो पड़ी थी वो पहले इस प्लेस के ऊपर पड़ी थी, इसको जब मैंने हल्का सा टिल्ट किया तो बॉल की पोजीशन क्या बन गई? अब इसका ये स्क्वायर वाली साइड नीचे आ गई, ये ट्रायंगल वाली साइड इस साइड पे आ गई और सर्किल वाली साइड इस साइड पे आ गई। अब मैंने इसको जरा थोड़ा सा और फोर्स दिया, तो क्या हुआ कि थर्ड कंडीशन के अंदर ये ट्रायंगल नीचे आ गया, इस साइड के ऊपर आपके पास स्क्वायर चला गया और सर्किल इस जगह के ऊपर आ गया। अब एक दफा मैं दोबारा इसको अगर थोड़ा सा फोर्स करूंगा तो वापस पहली कंडीशन के अंदर आ जाएगा। अब बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, अब जरा इधर से समझ लें, अगर ये बात आपको क्लियर हो रही है कि मैंने निशानी के तौर पे इसके ऊपर एक डिजाइन बना दिया मुख्तलिफ शेप्स का।
अब देखिए इस कंडीशन के ऊपर इसका इक्विलिब्रियम की स्टेट सर्किल थी, मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त ये जिस इक्विलिब्रियम में है वो सर्किल का इक्विलिब्रियम है। तो जब मैंने हल्का सा इसको टिल्ट किया, इसने अपना ये वाला इक्विलिब्रियम लॉस्ट करके एक नया इक्विलिब्रियम बना लिया, जो कि अब किसका है, स्क्वायर का इक्विलिब्रियम है। फिर मैंने इसको हल्का सा पुश किया तो इसने एक नया इक्विलिब्रियम की स्टेट इख्तियार कर ली, जो ट्रायंगल का इक्विलिब्रियम है। जी ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर बॉडी बेसिकली क्या कर रही है, बॉडी को जब भी हम इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कर रहे हैं, थोड़ा सा हिला रहे हैं, तो एक नई सूरत इक्विलिब्रियम की इख्तियार कर लेती है। ऐसा इक्विलिब्रियम जो हल्का सा टिल्ट करने पे एक नई इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाए तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। प्रेशर हम कहते हैं द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। आम जबान में अगर मैं कहूँ तो फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। सिंबॉलिकली अगर हम फार्मूले में लिखेंगे एफ अपॉन ए होता है। अब इधर से प्रेशर एक बात बता रहा है, प्रेशर क्योंकि जनरल सबको पता है प्रेशर बेसिकली होता क्या है। ठीक, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जितनी ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर होगा, और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया जितना तंग होगा उतना प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देख लें, अगर हम पाइप से पानी के छिड़काव करते हैं तो पानी के जो एग्जिट पॉइंट होता है पाइप का, उसके ऊपर अगर हम हल्का सा अंगूठा रखते हैं तो हमारा प्रेशर क्रिएट ज्यादा हो जाता है, मतलब पानी से पीछे से पानी का फ्लो उतना ही आ रहा होता है, लेकिन क्योंकि आगे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से उसमें प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। अब ये एरिया का प्रेशर से जो रिलेशनशिप है ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इस तरीके से है क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट क्रिएट करता है। ऐसा नहीं है कि ये मामूली सी बात है कि एरिया कम हो जाएगा और प्रेशर जो है ज्यादा हो जाएगा, एक नॉर्मल बात नहीं है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ज्यादातर एमसीक्यूज में इधर ही से एमसीक्यूज पूछा जाता है कि एरिया अगर उसका इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, डिक्रीज कर दें तो क्या होगा। रिलेशनशिप जो है प्रोपोर्शंस वो आप जहन में रखिएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस वो होती हैं जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ने लग जाए, तो हम कहते हैं ये दोनों चीजें आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में। और इनवर्स प्रोपोर्शन में तब होती है जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाए। अब इधर प्रेशर और एरिया आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो इट मींस कि अगर एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, अगर एरिया कम करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। इस पॉइंट में डिक्रीज होगा और इधर इंक्रीज होगा। ठीक है, ऐसा यूनिट प्रेशर का जो है वो पास्कल है। अब ऐसा यूनिट हम इधर से भी ड्राइव कर सकते हैं। आप मुझे जरा इधर से पहले बता देना ऐसा यूनिट हम कैसे निकालेंगे। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। न्यूटन। तो इसका मतलब है फोर्स की जगह पे हमारे पास न्यूटन आ जाएगा। और एरिया का, एरिया आप देखें लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया। लेंथ इंटू विड्थ कह लें आप, ब्रेथ कह लें, जो भी कह लें, वो होता है एरिया। सही है। लेंथ बेसिकली, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। मीटर। और जो ब्रेथ है वो भी बेसिकली एक किस्म की लेंथ ही है। अगर इसको हम लेके ऐसा यूनिट्स में जाएं, सब फंडामेंटल क्वांटिटीज में जाएं, तो हमें ये लेंथ ही मिलेगी और इधर भी इसका यूनिट मीटर होगा। ये उसी तरीके से जिस तरीके से हमने वॉल्यूम का कहा था कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वॉल्यूम होता है, तो हम 3 लेंथ इसमें बेसिकली ले रहे थे। तो एरिया के अंदर हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो हम इस ऐसे 2 लेंथ लेंगे, 2 लेंथ लेंगे तो इसका एरिया का ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट पास्कल का, इसका प्रेशर का क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इस ऐसा यूनिट को हम बेसिकली पास्कल कहते हैं। इसका बेसिक ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल है। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने प्रेशर के ऊपर काम किया था, आगे उसका लाभ भी आ रहा है। तो पास्कल के नाम की वजह से इसके ऊपर इसका ऐसा यूनिट रखा है। ये उसी तरीके से जिस तरीके से हमने बोला था कि फोर्स जो होती है, फोर्स बराबर होती है मास इंटू एक्सिलरेशन। और इसका ऐसा यूनिट इस हिसाब से, फार्मूले के हिसाब से इसका ऐसा यूनिट होना चाहिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
और मास का यूनिट किलोग्राम, लेकिन हमने बोला था ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है न्यूटन के, और हम फिर फोर्स का ऐसा यूनिट जर्नल न्यूटन ही कंसीडर कर रहे थे। फिर अगर पूछा जा रहा था हमसे कि भाई न्यूटन किसके बराबर है, तो फिर हम बता रहे थे कि न्यूटन भाई किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। इसी तरीके से फोर्स प्रेशर जो है, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या कहेंगे हम, पास्कल कहेंगे। फिर जब हमसे पूछा जाएगा पास्कल किसके बराबर है, तो हम बोलेंगे पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। देखें ऐसा यूनिट पास्कल है, पास्कल 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसी प्रेशर की बेसिस के ऊपर आ जाता है हमारे पास पास्कल्स लॉ, जिसके ऊपर ऐसा यूनिट रखा गया है प्रेशर का। अब पास्कल्स लॉ बेसिकली क्या कहता है, पास्कल्स लॉ कहता है कि भाई सिलसिला कुछ इस तरीके से है कि प्रेशर जब भी हम किसी चीज के ऊपर अप्लाई करते हैं, किसी भी लिक्विड के ऊपर, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हर साइड के ऊपर इक्वल होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। से सपोज हमने एक बैलून लिया, ठीक है, इस बैलून के अंदर हमने पानी को फिल कर दिया, इस बैलून को फुल हमने पानी से फिल कर दिया, और इस बैलून से मैं कुछ होल्स निकालता हूँ। एक होल मैंने इधर निकाला, एक होल मैंने इधर निकाला, एक होल मैंने इधर निकाला, एक इधर और एक इधर। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये ए होल है, ये बी होल है, ये सी, ये डी और ये ई। अब मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा स्पीड में पानी कहाँ से निकलेगा। अगर मैं इसको ऊपर से दबाता हूँ, इस जगह से मैं इसको प्रेस करता हूँ, तो मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा प्रेशर से पानी कहाँ से निकलेगा। नीचे सी साइड से, सारी जगह से इक्वल निकलेगा। सारी जगह से इक्वल निकलेगा। ठीक है, जर्नल ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि भाई सी, क्योंकि ये डाउनवर्ड है तो इधर से प्रेशर ज्यादा निकलेगा। पास्कल कहता है ऐसा नहीं होता, कि जब भी हम किसी इनक्लोज्ड कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर हर साइड पे, हर डायरेक्शन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। इट मींस सी, जितनी प्रेशर से सी होल से पानी निकलेगा, उतनी प्रेशर से ई होल से भी निकलेगा, उतनी प्रेशर से ए होल से भी निकलेगा, उतनी प्रेशर से बी होल से भी निकलेगा, और डी होल से भी सेम प्रेशर में निकलेगा। प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या कहती है। पास्कल्स लॉ कहता है कि प्रेशर अप्लाइड एक्सटर्नली एट एनी पॉइंट of a liquid enclosed in a container is transmitted equally to all parts of the liquid in container। तो एग्जाम्पल के ऊपर ये देख लें, अगर ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर, वही मैंने एग्जाम्पल जो बैलून से दी थी, इधर इधर उसी लिहाज से एक कंटेनर है, और उसके अंदर अगर 6 होल किए हुए हैं, अगर ऊपर से कोई फोर्स अप्लाई होगी तो प्रेशर जो है इस पूरे एरिया के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितना प्रेशर इस पॉइंट के ऊपर होगा, उतना ही प्रेशर नीचे वाले पॉइंट के ऊपर होगा। प्रेशर ऑफ लिक्विड किसी भी कंटेनर के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब इसकी ये देखने, सुनने, समझने में बड़ी आसान सी और बड़ी नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन पास्कल्स लॉ की सबसे जो कॉमन एग्जांपल हमारे पास आ रही है, वो हमारे पास आ रही है हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, या जिसे हम कहते हैं कार सर्विस के लिए जाएं तो एक जैक होता है जो कार को ऊपर उठा लेता है। अब वो बेसिकली पास्कल्स लॉ के ऊपर काम कर जी रहा सर। होता है। पास्कल्स लॉ क्या है, प्रेशर का लॉ है। अब आपने एक आइडिया जहन में रखना है कि प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। ये वाला आइडिया जहन में रखना है, और उसके बाद हम हाइड्रोलिक मशीन का प्रिंसिपल, अब ये जहन में रखना है कि हाइड्रोलिक मशीन और हाइड्रोलिक प्रेस हो जाते हैं, हाइड्रोलिक पंप हो जाते हैं, जितनी भी हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो जाती हैं, इवन ये सारे ऐसे टर्म हैं जो आपने डेली लाइफ के अंदर सुने हुए हैं। ये सारे टर्म बेसिकली पास्कल्स लॉ के ऊपर जो है, प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बने हैं और इसी के ऊपर काम करते हैं। और पास्कल्स लॉ बेसिकली बताता है प्रेशर का मैकेनिज्म। अब हाइड्रोलिक जैक में होता क्या मैकेनिज्म है कि एक साइड के ऊपर आपका एक बड़ा पिस्टन लगा होता है। आप यूं समझ लें कि इसके ऊपर आपकी व्हीकल आके खड़ी होती है। ठीक है, अब व्हीकल इतनी वजनी होती है, तो पास्कल्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए इसके पाइप के अंदर एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड के ऊपर पास्कल कहता है कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, और दूसरा, जितना कम एरिया होगा उतनी ज्यादा फोर्स क्रिएट होगी, उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा।
तो जो जहां से प्रेशर लगाया जाता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ये है, तो जहां पे प्रेशर फोर्स का जा रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये बन जाता है। तो इधर फोर्स पर यूनिट एरिया की वजह से प्रेशर इस फ्लूइड में ज्यादा क्रिएट होता है। ये प्रेशर जाके इधर फोर्स से, क्योंकि कम फोर्स लगाने से ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है तो फिर क्या होता है, ये जैक अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू करता है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के ऊपर कितना हैवी मास पड़ा है, इजीली इसको ये लिफ्ट कर लेता है। ठीक हुई बात, समझ में आई? ये है हाइड्रोलिक मशीन का कंसेप्ट, प्रिंसिपल। और हाइड्रोलिक मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है? पास्कल्स लॉ के ऊपर काम करती है।